Keep it real. छात्रों, आज हम अधिकोषण तत्व विषय में बैंकिंग संकट के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि बैंक अपना व्यवसाय जनता से प्राप्त जमा धनराशि के आधार पर करते हैं। परंतु छात्रों, एक विशेष बात यह भी है कि बैंकों को सुरक्षा की दृष्टि से यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त तरल कोष रहें। अगर बैंकों के पास पर्याप्त तरल कोष नहीं रहेंगे और ग्राहकों की मांग पर वो धनराशि किसी कारण से नहीं लौटा सकेंगे, तो यह आगे चलकर बैंकों के लिए एक बड़े संकट का कारण बन सकता है। क्योंकि यदि ग्राहक के मांगने पर राशि बैंक ने नहीं लौटाई, तो ग्राहक के मन में संदेह पैदा होता है कि बैंक किसी संकट में घिरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में उसको कुछ भी समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में धीरे धीरे करके अन्य ग्राहकों तक ये बात पहुंचने लगती है कि बैंक किसी समस्या में है, उसके पास जमा की गई हमारी धनराशि सुरक्षित नहीं है क्योंकि बैंक हमारी धनराशि नहीं लौटा पा रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक पहुंचकर अपनी धनराशि की मांग करने लगते हैं, किंतु बैंक सभी ग्राहकों की राशि लौटाने में सक्षम नहीं रह पाता है। यह जो परिस्थिति है, इसे ही हम बैंकिंग संकट कहते हैं। इस कारण आगे चलकर बैंक फेल हो जाते हैं और किसी एक बैंक के फेल होने के कारण धीरे धीरे करके ये अफवाह फैलती जाती है और कई सारे बैंक फेल होते चले जाते हैं, क्योंकि लगभग यही स्थिति हर बैंक में हो जाती है। सभी ग्राहक बैंकों में अपनी धनराशि मांगने के लिए पहुंच जाते हैं और लगभग सभी बैंकों को उसी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4 आगे और भी बैंक फेल होते जाते हैं। तो बच्चों, सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसी कारण से किसी एक बैंक के फेल होने के कारण उत्पन्न हुई अफवाहों के कारण अन्य बैंकों का फेल होते जाना ही बैंकिंग संकट कहलाता है। अगर हम बैंकिंग संकट की परिभाषा की बात करें बच्चों, तो एक सामान्य सी परिभाषा है कि अगर किसी कारण से कोई एक बैंक फेल हुआ है और लोगों का विश्वास अन्य बैंकों से भी उठ गया है और लोग अपनी धनराशि बैंकों से निकालने लगे, जिस कारण अन्य बैंक भी फेल होते चले गए, तो यही स्थिति बैंकिंग संकट कहलाती है। अब इसके बाद बच्चों, भारत में बैंकिंग संकट कब कब आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, भारत में जो बैंकिंग संकट है वो 3 बार मुख्य रूप से आया है। प्रथम बैंकिंग संकट जो सन 1913 से 1917 तक माना जाता है। द्वितीय बैंकिंग संकट जो 1922 से 1929 तक माना जाता है। 1929 की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान देना है, यह बैंकिंग संकट 1922 एवं 1929 से 1936 तक की समयावधि तक रहा मिलाकर। जो तृतीय बैंकिंग संकट है वह 1939 से 1946 तक रहा। ये जो तीनों बैंकिंग संकट थे बच्चों, इन तीनों के पीछे कारण मिलते जुलते थे, लेकिन सबकी परिस्थितियां अलग अलग थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम बैंकिंग संकट की। प्रथम बैंकिंग संकट वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध की जो अवधि थी उस दरमियान उत्पन्न हुआ और उसके पीछे कारण यह था कि युद्धकालीन परिस्थिति में लोग साख या जिसे आप उधार कहते हैं उसकी मांग अधिक करने लगे, जिसकी वजह से बैंकों ने अपने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी।
क्योंकि बैंकों को लाभ कमाने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। लेकिन आगे चलकर एक दूसरी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि युद्धकालीन अनिश्चितता में लोगों के मन में एक भय बैठ गया और उनका बैंकों के प्रति अविश्वास सा उत्पन्न हो गया कि हमारी धनराशि बैंकों में सुरक्षित नहीं है, और लोग अपनी धनराशि बैंकों से निकालने लगे। क्योंकि लोग बैंकों से एक साथ अपनी धनराशि निकालने लगे तो बैंकों के लिए संभव नहीं रह सका कि वो सभी ग्राहकों की धनराशि लौटा पाएं। ऐसे में बैंक फेल होने लगे। 1913 से 1917 के बीच कुल 87 बैंक फेल हुए, और इस कड़ी में जो पहला बैंक फेल हुआ था उसका नाम था पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब प्रथम बैंकिंग संकट का जो मूल कारण था उसे आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्धकालीन अनिश्चितता के कारण लोगों द्वारा एक साथ बैंकों से पैसा निकालने की प्रवृत्ति मान सकते हैं। अब हम आते हैं द्वितीय बैंकिंग संकट पे। बच्चों, यह बैंकिंग संकट लगातार नहीं रहा। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो यह 1922 में उत्पन्न हुआ, लेकिन इसका व्यापक असर 1929 से 1936 तक, जिसे हम एक भयानक अंतर्राष्ट्रीय मंदी के समय भी मानते हैं, वह समय माना जाता है। इस अवधि में कुल मिलाकर 481 बैंक फेल हुए। ये जो बैंकिंग संकट उत्पन्न हुआ था, इसके उत्पन्न होने का मूल कारण सरकार की संकुचन नीति थी। संकुचन नीति के कारण बैंकों के सामने अनिश्चितता पैदा हुई, और आगे चलकर बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी, मंदी का आशय बच्चों आप समझते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है। लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है तो पहली बात ये कि उनकी बैंकों में धनराशि जमा करने का सामर्थ्य नहीं रह जाता। तो बच्चों ये हम सभी जानते हैं कि बैंक लोगों के जमा धनराशि के आधार पर ही व्यवसाय करते हैं, और दूसरा जो धनराशि लोगों ने बैंकों में जमा की रहती है वह धनराशि भी वो बैंकों से निकालने लगते हैं। तो जब बैंकों के पास धनराशि रह ही नहीं जाएगी तो निश्चित रूप से बैंक असफल होने लगेंगे। इसके बाद बच्चों हम आते हैं तृतीय बैंकिंग संकट पर। तृतीय बैंकिंग संकट 1939 से 1946 तक रहा। बच्चों ये जो समय अवधि थी, इस समय अवधि को बैंकों के लिए मिले जुले प्रभाव वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस कालखंड में बैंकों में खूब प्रगति हुई, परंतु दूसरी तरफ बहुत सारे बैंक फेल भी हुए। इस अवधि में ऐसा माना जाता है कि कुल मिलाकर 482 बैंक फेल हुए। ये जो 1939 से 1946 का समय था, इस 7 वर्ष की अवधि में तमाम सारे बैंक जो कमज़ोर थे, जो जनता का विश्वास बनाए नहीं रख सके, ऐसे तमाम बैंक फेल हो गए। तो बच्चों अगर कभी भी बैंकिंग संकट के बारे में पूछा जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि बैंकिंग संकट भारत में 3 बार आया। प्रथम बैंकिंग संकट जो 1913 से 1917 तक रहा, द्वितीय बैंकिंग संकट जो 1922 एवं 1929 से 1936 तक रहा, और तृतीय बैंकिंग संकट जो 1939 से 1946 तक रहा। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे भारत में बैंकिंग संकट के कारणों की। बच्चों जब हम भारत में बैंकिंग संकट के कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु है बैंकिंग सिद्धांतों का उल्लंघन। बच्चों एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि बैंकों को 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त नकद कोष रहें
और जब भी वो ऋण दें तो ऋण पर्याप्त जमानत के आधार पर ही देने चाहिए। परंतु बैंकों ने इन दोनों मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा। इस कारण उन्हें संकट का सामना करना पड़ा और वो बड़ी संख्या में फेल हुए। बैंकिंग संकट का दूसरा प्रमुख कारण बच्चों सुयोग्य संचालकों का अभाव रहा। क्योंकि बच्चों हम सभी जानते हैं कि बैंक संयुक्त स्कंद कंपनी की तरह काम करते हैं। बैंकों का जो प्रबंधन होता है वो संचालक मंडल के हाथ में होता है। परंतु बच्चों जैसा कि आप जानते हैं भारत में स्वदेशी आंदोलन के भावनात्मक कारणों से बहुत सारे ऐसे लोगों ने बैंक स्थापित कर दिए जिनको बैंक के प्रबंधन और संचालन का ना तो अनुभव था ना तो कोई ज्ञान था। ऐसे लोग जिन्होंने बैंक के संचालन के बारे में कोई अनुभव नहीं प्राप्त किया था, उनकी अनुभवहीनता के कारण भी बैंक फेल हुए। बैंकिंग संकट का अगला कारण बच्चों पूंजी का अभाव है। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि बैंक पूंजी अर्थात धनराशि के आधार पर ही काम करते हैं। अगर बैंकों के पास पर्याप्त नकद कोष नहीं रहेंगे, पर्याप्त धनराशि नहीं रहेगी, तो बैंक कभी भी सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। भारत में जो बैंक थे उन बैंकों में पूंजी का अभाव था, पूंजी की कमी थी, और जो पूंजी थी भी वो ग्राहकों के द्वारा मांग ली जाती थी। और कई बार बैंक तत्काल उस धनराशि का भुगतान नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास कोई सरप्लस नहीं था। इस कारण भी बैंक फेल हुए। क्योंकि अगर कोई भी बैंक अपने ग्राहकों की मांग पर उनकी धनराशि का भुगतान नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का बैंकों पर विश्वास कम होगा। उनका सट्टेबाजी में धन का विनियोग। बच्चों अधिकांश बैंक जो धनराशि जमाओं के रूप में प्राप्त करते थे प्रायः उसका प्रयोग सट्टे के लिए करने लगते थे। जब सट्टे के लिए इसका प्रयोग करने लगते थे तो सट्टों में कई बार हानि भी होती थी और वो उस हानि को पूरा नहीं कर पाते थे। हानि को पूरा नहीं कर पाने का मतलब निश्चित रूप से बच्चों लोगों की जमा धनराशि को सट्टे पे लगाया गया, वो पैसा डूब गया, तो बैंक कहाँ से उस धनराशि का भुगतान करेगा। इस कारण से भी बच्चों बैंक बड़ी मात्रा में फेल हुए। इसके बाद अगला कारण है बैंकों की छलपूर्ण नीति। बच्चों आज भी इस तरह के कई बैंकिंग घोटाले हो रहे हैं जिसके बारे में आप आए दिन सुनते रहते हैं। क्योंकि आप जानते हो बैंक जनता के विश्वास पे ही बच्चों चलते हैं। कई बार छोटे छोटे जो बैंक होते थे वो जनता को धोखा देने के लिए अपनी अधिकृत पूंजी या अथॉराइज कैपिटल जिसे आप जानते हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे और अपनी पेड अप कैपिटल भी कभी भी जमाकर्ताओं के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखते थे। मतलब कुल मिलाकर वो अपने ग्राहकों को यह स्पष्ट नहीं होने देना चाहते थे कि उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्या वो इतनी बड़ी कठिनाई से गुजर रहे हैं। इस आड़ में बैंकों से जुड़े हुए लोग अपना व्यक्तिगत हित साधते थे। तो बैंकों की जो छलपूर्ण नीति थी जनता को, अपने ग्राहकों को धोखा देने की, उस कारण भी बैंकों को आर्थिक कठिनाई हुई और कई सारे बैंक फेल भी हुए। इसके बाद बैंकिंग संकट का अगला कारण है संचालकों द्वारा निजी स्वार्थ के लिए धन का उपयोग। बच्चों बैंकों के कुछ संचालक ऐसे भी थे जो बैंकों में जमा धनराशि का उपयोग अपने स्वयं के व्यवसाय में करने लगे और कई बार ऐसा भी होता था कि इनका अपना व्यवसाय फेल हो जाता था, असफल हो जाता था। और चूंकि इनका व्यवसाय असफल हो रहा है और उसमें पैसा लोगों का लगा हुआ है, जमा जो ग्राहकों ने किया हुआ है वो लगा हुआ है, और ऐसे में बैंक अपने ग्राहकों की धनराशि नहीं लौटा पाते थे। इस कारण भी कई सारे बैंक फेल हुए। एक और प्रमुख कारण है
बैंकों में गला काट प्रतियोगिता। बच्चों, जो छोटे छोटे बैंक थे वो लाभ कमाने के लिए आपस में प्रतियोगिता करने लगे, और वो प्रतियोगिता बड़ी विभत्स थी। बैंक जानबूझकर अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऊंची ब्याज दरों पर उनकी धनराशि प्राप्त करते थे। बाद में वो धनराशि को ऐसी जगह विनियोग करते थे कि जहाँ से ऊंचा ब्याज कमा सकें। ऐसे में कई बार वो सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखते थे। इस कारण कई बार बैंक असफल भी हुए। इसके बाद अगला कारण है बच्चों, संकट संबंधी अफवाहें। बच्चों देखो, एक चीज़ तो है, कुछ बैंक वाकई कमज़ोर थे, वो ग्राहकों का पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं थे। उनका फेल होना एक तरीके से जायज़ कहा जा सकता है। परंतु बहुत सारे बैंक ऐसे भी थे जो बहुत संकट में नहीं थे, क्योंकि स्थिति, वित्तीय स्थिति इतनी खराब नहीं थी, लेकिन संकट संबंधी झूठी अफवाहें उड़ाई गईं, और इन अफवाहों के कारण ग्राहकों का एक बड़ा समूह एक साथ धनराशि निकालने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ा। और बच्चों, ये तो आप सभी समझते होंगे, कोई भी बैंक अपनी कुल जमाओं का 20% से ज़्यादा प्रायः अपने पास नकद रूप में रखता नहीं है। तो ऐसे में अगर एक साथ ग्राहक पैसा निकालने के लिए पहुंचेंगे तो कोई भी बैंक उनके पैसे को तत्काल वापस करने की स्थिति में नहीं होगा, और निश्चित रूप से वो फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो संकट संबंधी अफवाहें थीं, इन्होंने भी कई प्रकार के बैंकों के लिए संकट उत्पन्न हुआ और वो बैंक फेल हुए। ऐसा माना जाता है कि अलायंस बैंक ऑफ शिमला के फेल होने के पीछे ये झूठी अफवाहें ही मुख्य कारण थी। इसके बाद बच्चों अगला कारण है दोषपूर्ण विनियोग नीति। बच्चों, कुछ बैंकों ने, क्योंकि लाभ उनको कमाना था, ग्राहकों को आकर्षित करना था, तो वो ऋण देते वक्त अल्पकालीन ऋण के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देने लगे, और तमाम सारे ऐसे व्यवसायों को भी ऋण देने लगे जिसमें जोखिम अधिक था। तो परिणाम ये हुआ कि इस प्रकार उन्होंने जो ऋण बांटे, उन ऋणों को वो वसूल नहीं कर पाए, और ऋण जनता की जमा धनराशियों में से ही बांटे गए थे, और आप उन्हें वसूल नहीं कर सके, तो निश्चित रूप से ग्राहकों को धनराशि लौटाने में समस्या हुई। तो ये जो दोषपूर्ण विनियोग नीति है, इसने भी बैंकों के फेल होने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही आप बच्चों देखते होंगे, इक्का दुक्का बैंक जो फेल हो रहे हैं, जो समाप्त हो रहे हैं, उनकी दोषपूर्ण विनियोग नीति भी कहीं ना कहीं कारण है। अगला है केंद्रीय बैंक का अभाव। तो ये बड़ी खास तार्किक चीज़ है, इसको समझना जरूरी है। बच्चों, प्रत्येक देश में जो बैंकिंग प्रणाली होती है, कह सकते हैं जो बैंकिंग व्यवस्था है, उस पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक आवश्यक है। लेकिन जो हमारा प्रथम बैंकिंग संकट आया था प्रथम विश्व युद्ध के आसपास, उस समय तक अगर हम अपने देश की बात करें तो कोई भी केंद्रीय बैंक नहीं था। इसका मतलब व्यापारिक बैंकों को संभालने वाला कोई बैंक नहीं था। इस कारण भी कई सारे बैंक फेल हुए। जैसा कि आज के हम समय में देखते हैं, अगर कोई बैंक किसी समस्या में होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे बढ़कर उसकी मदद करता है और उसको फेल होने से बचाता है। अभी एक नया मामला बच्चों आप लोगों ने यस बैंक का देखा होगा, वो तरलता के संकट से गुजर रहा था। अगर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप ना करता तो यस बैंक को संभालना बहुत कठिन हो जाता। इसके बाद बच्चों अगला बैंकिंग संकट का कारण है अंशधारियों की अज्ञानता एवं अरुचि। बच्चों, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी, जो बैंक हैं वो संयुक्त स्कंध कंपनियों की तरह ही काम करते हैं, और जिस प्रकार कंपनी में अंशधारियों की भूमिका होती है, वैसे बैंकों में भी अंशधारियों की बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। तो बैंक की कार्यप्रणाली, बैंक की योजनाओं में अंशधारियों का बड़ा रोल होता है। परंतु बैंकों में अधिकांश अंशधारी ऐसे थे जिनको बैंकिंग कार्यप्रणाली के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं, और ना ही इनको कोई रुचि थी। ऐसे में जो बैंकों के संचालक थे, उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया और बैंक संकट में फंसे। इसका आशय ये हुआ कि अगर अंशधारियों को बैंकिंग कार्यों की जानकारी रही होती, रुचि रही होती, तो संचालक अपनी मनमानी न कर पाते। बैंकिंग संकट का अगला प्रमुख कारण है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, अगर सरकारें उसमें समय रहते सही दिशा में हस्तक्षेप करें तो उस संकट से बचाया जा सकता है। जैसा कि आप देखते हो बच्चों, समय समय पर
जैसा कि ICICI बैंक के साथ भी पहले हो चुका है। अभी ताज़ा उदाहरण येस बैंकों का देखते हो, ये सब बैंक बहुत बड़े बड़े संकटों से गुजरे, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के कारण ही इन बैंकों को फेल होने से बचा लिया गया। लेकिन जब हम 1913 से 1946 तक की बात करते हैं, उस समय अवधि में सरकारों ने कभी भी सही समय पर सही ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया, इस कारण भी बैंक फेल हुए। बच्चों, अगला कारण है जमा पर अधिक ब्याज दर। बच्चों, चूँकि बैंक आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, वो ज़्यादा जमा धनराशि प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज का लालच देते थे। अच्छा, अगर वो ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज का लालच दे रहे हैं तो उन्हें भी अपनी जमाओं पर ज़्यादा ब्याज कमाना पड़ेगा। इस कारण से वो अपनी जमाओं को जोखिमपूर्ण व्यवसायों में, कार्यों में लगाने लगे। अब अगर जोखिमपूर्ण कार्यों या व्यवसायों में पूंजी लगाई जाएगी, धनराशि लगाई जाएगी, तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित तो है नहीं, और अगर कोई धनराशि सुरक्षित नहीं है तो उसे आगे चलकर ग्राहकों को वापस करने पर भी कठिनाई आएगी। तो इस कारण से भी कई सारे बैंक फेल हुए, क्योंकि धनराशियाँ ऐसी जगहों पर विनियोग कर दी गई जो सुरक्षित नहीं थी और समय से उनको वापस पाया नहीं जा सका, और इस कारण समय से अंधारियों को भी लौटाया, अंधारियों क्या, जमाकर्ताओं को कहिए, जमाकर्ताओं को लौटाया नहीं जा सका। इसके बाद बच्चों अगला कारण है समुचित बैंकिंग अधिनियम का अभाव। बच्चों, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि केंद्रीय बैंक भी नहीं था, उसी प्रकार बच्चों हमारा जो बैंकिंग नियमन अधिनियम है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो 1949 में आया। उसके पहले भारत में कोई ऐसा प्रभावशाली कानून नहीं था, अधिनियम नहीं था, जिसके द्वारा बैंकों को नियंत्रण में रखा जा सके और उनके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जा सके। इस कारण भी बहुत सारे बैंक फेल हुए। बच्चों, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 लागू होने के बाद भारत में कोई भी बड़ा बैंकिंग संकट नहीं आया। इसका मतलब हम भारत के बैंकिंग संकटों के कारणों में एक प्रमुख कारण हमेशा ये याद रखेंगे कि उस समय का मतलब 1913 से लेकर 1946 के बीच कोई बैंकिंग नियमन अधिनियम न होने के कारण भी बड़ी मात्रा में बैंक फेल हुए, क्योंकि उनके पास बैंकिंग के कार्य के लिए कोई पथ प्रदर्शक सिद्धांत नहीं थे, उन पर नियंत्रण करने वाला कोई प्रभावी कानून नहीं था। बच्चों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं बैंकिंग संकट के आखिरी कारण की, पूंजी तथा जमा राशि में से लाभांश के वितरण की। बच्चों, लाभांश का मतलब लाभों का वह हिस्सा जो अंशधारियों में वितरित कर दिया जाए। बैंकों ने जमाकर्ताओं पे अपना अच्छा प्रभाव डालने के लिए पूंजी और जमा धनराशि में से ही लाभांश बांटना शुरू कर दिया, जबकि वास्तव में लाभांश लाभ में से बांटने चाहिए थे। और जब पूंजी और जमा धनराशि में से लाभांश बांट दिए गए तो पूंजी और जमा धनराशियाँ उतनी कम हो गई, और जब पूंजी लगातार कम होती जाएगी, जमा धनराशियाँ कम होती जाएंगी, तो निश्चित रूप से ग्राहकों के मांगने पर उनकी धनराशि लौटाई नहीं जा सकेगी। यह भी बैंकों के फेल होने का एक कारण बना। बच्चों, हम अंत में संक्षेप में अगर बैंकिंग संकट के बारे में बात करें तो बच्चों, बैंकिंग संकट का मूल मतलब हुआ कि किसी कारण, किसी बैंक विशेष के फेल हो जाने के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण अन्य बैंकों से भी लोगों का विश्वास उठने लगता है और लोग एक साथ अपनी जमा धनराशियाँ बैंकों से निकालने लगते हैं। इस कारण अन्य बैंक भी फेल होने लगते हैं और इसे ही हम बैंकिंग संकट कहते हैं। भारत में यह बैंकिंग संकट 3 हिस्सों में, प्रथम बैंकिंग संकट, द्वितीय बैंकिंग संकट और तृतीय बैंकिंग संकट के नाम से जाना।